हाय स्टूडेंट्स। मैं शुभम कुमार टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं और अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर इंजीनियरिंग में प्रवेश पा चुके हैं। तो स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर की तरह ही फोर्थ सेमेस्टर में आपको कुल 5 पेपर पढ़ना है और बिल्कुल वेटेज उसी प्रकार से आपका रहने वाला है। इसमें से एक पेपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस प्रकार से आपने थर्ड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाइए, सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाइए, चाहे डीआरडीओ में जाइए, इसरो में जाइए, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस हमें एसबीटी बिहार के द्वारा ऑफिशियली दिया गया है, जो कि हमें अपने फोर्थ सेमेस्टर के दौरान पढ़ना है और मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला यूनिट हमें दिया गया है स्टूडेंट, एज यूजुअल जैसा कि दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने समय, वो है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लेकिन सर, ये तो हम फंडामेंटल में भी पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो वहां पे हमने केवल ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पर यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक पढ़े थे और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ होल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, साथ साथ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री, यानी कि ये कैसे कैसे इवॉल्व होते चला गया, हम जानेंगे विथ डायग्राम। कि पहले हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, हमें जहाँ पे पंच कार्ड्स का यूज करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट इवॉल्वमेंट होते गया, हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग आया, मल्टीटास्किंग आया, मल्टी प्रोसेसिंग आया। तो ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है क्या, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज है, ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा और लास्ट में तो आपको वीवीआई क्वेश्चंस प्रोवाइड किए ही जाएंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर प्रोसेस होता क्या है। हालांकि प्रोसेस के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है यूनिट नंबर थर्ड में और यूनिट नंबर सेकंड में भी। यहाँ पे मेनली हम जानेंगे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। सिस्टम कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पहले हम देख लेंगे, जो कि आई थिंक टॉपिक में नहीं दिया गया है, यूजर मोड और कर्नल मोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड, दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है या एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आपसे 4 या 6 नंबर में दे दिया जाता है। इसके बाद है इंटरप्ट क्या होता है। अब देखिए, आगे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स। अब क्या है कि यूनिक्स क्या होता है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, एप्पल का अपना मैकिंटॉश है, उसी प्रकार से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, अभी भी जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था आईएसआरओ का 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपसे लाइनक्स के, यूनिक्स के 3-4 कमांड पूछे गए थे क्वेश्चन में, लाइक mkdir था और ls कमांड था, cd कमांड था। तो ये जो बेसिक बेसिक कमांड्स होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। और ये पेपर अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दोबारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इतने ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे कि बिल्कुल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल की तैयारी होने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा यूनिट में हमें देखना है प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। प्रोसेस क्या है भाई, तो हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में सी का प्रोग्राम बनाना सीखा था। सी में प्रोग्राम बनाते थे, प्रोग्राम बनाने के बाद हम उसको कंपाइल करते थे और कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है कि वह प्रोग्राम सीपीयू को एलोकेट हो जाता है। तो सिंपल सी बात कि अ रनिंग प्रोग्राम या ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो कोई भी प्रोग्राम जो कि अभी रनिंग स्टेट में है, हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे प्रोसेस क्या होता है। अब एक जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसके अलग अलग स्टेट होते हैं। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो एक इंसान भी, जैसे पहले बच्चा होता है, जन्म लेता है, फिर बच्चा है,
युवा है, उसके बाद युवा के बाद है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था आती है, फिर उसका देहांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर हम एक प्रोसेस की बात करें, तो एक प्रोसेस का पहले जन्म होता है, एक तरीके से बर्थ होता है। उसके बाद वो रेडी होता है, रेडी होने के बाद उसको सीपीयू मिलता है तो वो रनिंग यानी कि रनिंग स्टेट में जाता है। कुछ काम करना है तो वेटिंग स्टेट में जाता है, अन्यथा ब्लॉक हो जाता है और लास्टली जब वो कंप्लीट हो गया तो डेड हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेट है ना, प्रोसेस के स्टेट्स, और कैसे कोई एक प्रोसेस किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो प्रोसेस स्टेट समझेंगे, स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होगा हम उसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे पीसीबी के बारे में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? हम देखेंगे कि कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अचानक से उसे कोई काम आ गया और वो वापस से चला गया, मान लिया जाए वेटिंग में, और वेटिंग से चला गया रेडी में। या मान लिया जाए कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसी समय क्या हुआ, एट दैट टाइम कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, दैट केस में वो वाला प्रोसेस चला जाएगा रेडी क्यू में। तो ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है, ये आखिर होता क्या है, विथ डायग्राम, विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 2 होने वाला है। जब यूनिट नंबर 2 में आप समझ लीजिएगा कि प्रोसेस क्या होता है, तब हम स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये क्या होते हैं? अब देखिए, हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे हम अपने मोबाइल फोन्स की बात करें, हम अपने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स की बात करें, जहां पे हमारे पास रैम के अंदर कई सारे प्रोसेसेस रेडी होते हैं। अब उन सारे प्रोसेस में से हम कौन से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू को एलोकेट कराएं, इसके कई सारे टेक्निक्स हैं। इन अलग-अलग टेक्निक्स को हमें पढ़ना है। सबसे सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि भाई जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करा दो, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई जो सबसे कम देर एग्जीक्यूट होगा, है ना, जिसको सबसे कम समय चाहिए, 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड चाहिए, उसको पहले एग्जीक्यूट करा दो। जिसको ज्यादा समय चाहिए, 5 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड, उसको बाद में एग्जीक्यूट कराओ। तो उसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी प्रकार से कई सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हमारे पास टेक्निक्स, लाइक ऐसा हो सकता है कि लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल लीजिए रियल लाइफ कि आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है, अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आप वहां क्यू लाइन में खड़े होते हैं, और जो व्यक्ति पहले लाइन में लगा है उसका काम पहले होगा। लेकिन इसी समय मान लिया जाए कोई हायर प्रायोरिटी का अ, व्यक्ति, लेट्स से खुद बैंक मैनेजर ही आ जाए, तो क्या बैंक मैनेजर लाइन में लगेगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसे और भी कई सारे टास्क हैं। वो हायर प्रायोरिटी का वहां पे व्यक्ति हो जाएगा, तो साइड से पहले उसका काम कर दिया जाएगा और आपके काम को रोक दिया जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है वो हम जानेंगे। अब इनमें से हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो नॉन प्रिमिटिव है, जिनमें प्रिम्पशन नहीं होता है, एक बार प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो गया तो वो एंड तक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम बात करें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे प्रोसेसेस प्रिम्प्ट हो सकते हैं, रनिंग क्यू से रेडी क्यू में जा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। फिर जब हम अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख लेंगे, तो हम उनके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को देखेंगे, लाइक कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सीपीयू कितना ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीपीयू का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन। हम ये चाहते हैं कि हमारा सीपीयू कम से कम आइडल रहे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो भी वेटिंग टाइम होते हैं, टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है, इन सभी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है आईपीसी, नहीं इंडियन पिनल कोड नहीं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कई सारे प्रोसेसेस है सिस्टम में, तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, ये हम जानेंगे आईपीसी में। यहीं पे हम देखेंगे रेस कंडीशन के बारे में, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में, सीमा फोर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका यूनिट नंबर 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4, जो कि है डेडलॉक। अब डेडलॉक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, होता क्या है रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे मान लिया जाए, एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि मेला देखने के लिए जाना है ना। 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त ने मिलकर के प्लान बनाया कि चल भाई मेला घूम के आते हैं। तो लेट्स से मेरा नाम है शुभम,
मेरा एक दोस्त है सुमन और मेरा एक और दोस्त है भाई संजीत, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हम शुभम है, हम सुमन को बोले कि सुमन भाई रुक 5 मिनट में आ रहे हैं। हम इसको क्या बोले कि 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। सुमन जो है ये कॉल किया संजीत को, बोला कि भाई रुक 5 मिनट में आ रहे हैं। ये नहीं बोला कि हम शुभम के साथ आ रहे हैं, बोला 5 मिनट रुको हम आ रहे हैं। अब जो संजीत भाई था ये क्या किया, हमको कॉल कर दिया और बोला शुभम रुको बस 5 मिनट में जो है हम आ रहे हैं। ये नहीं बोला कि हम सुमन को लेके आ रहे हैं। अब समस्या क्या हो गया, तो हम हैं शुभम, हम सोचे कि भाई रुक जाओ संजीत को आने देते हो, साथ में सुमन के पास चले जाएंगे। सुमन सोच रहा है कि भाई शुभम आ रहा है उसके साथ संजीत के पास जाएंगे, और संजीत सोच रहा है कि अच्छा सुमन आ रहा है और सुमन के साथ शुभम के पास चले जाएंगे। मतलब हम वेट कर रहे हैं सुमन के लिए, सुमन वेट कर रहा है संजीत के लिए, संजीत वेट कर रहा है शुभम के लिए। तो ये जो कंडीशन हो गया ना कि तीनों इनफाइनाइट टाइम्स तक वेट करते रह जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डेडलॉक। तो ये बेसिकली यहाँ तो मैंने आपको रियल लाइफ में समझा दिया। बेसिकली ये प्रोसेस के केस में होता है डेडलॉक का कंडीशन। तो डेडलॉक क्या होता है ये समझेंगे। यहाँ पे एक स्टारवेशन कंडीशन भी आता है, आई थिंक यहीं पे दिया होगा कहीं पे स्टारवेशन, फिलहाल नहीं दिया है। तो स्टारवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारवेशन आखिर होता क्या है, तो जब कोई प्रोसेस बहुत ही लंबे समय तक लॉन्ग टाइम के लिए वेट करता रह जाए तो हम बोलते हैं स्टारवेशन। ये हम लोग वहां पे समझेंगे। स्टारवेशन के क्या कंडीशन है, डेडलॉक के क्या कंडीशन है, 5 नेसेसरी कंडीशन है। ये पांचों एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। तो ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि डेडलॉक ना हो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ना। अगर ये बोल देता सुमन संजीत को कि हम शुभम के साथ आ रहे हैं, तो ये कॉल ही नहीं करता, हमको डेडलॉक होता ही नहीं। तो बेसिकली डेडलॉक को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, और अगर डेडलॉक हो जाए बाय चांस, तो हम फिर उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका डेडलॉक हो गया। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में स्टूडेंट हमें पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, जिसमें जितने भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, जितने भी रेडी प्रोसेस हैं, सभी को हम क्या करते हैं, रैम में रखते हैं। तो ये जो मेमोरी है हमारा ये लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का तात्पर्य ये कोई 1 TB 2 TB का नहीं है। ये 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB कितना होगा, 32 GB। तो है तो भैया ये लिमिटेड। तो हम इसमें जो यूजफुल प्रोसेसेस हैं, जो यूजफुल डेटा है, उसी को रखेंगे ना भाई। तो इस मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मेमोरी को एलोकेट किया जाए। क्या हम कंटीगस मेमोरी का एलोकेशन कर दें, क्या हम फिक्स्ड पार्टीशन कर दें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या समस्याएं आती है, मतलब क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है। हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, और कैसे हम फ्रेगमेंटेशन को सही कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है ना। एक टॉपिक आप पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने आप लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वर्चुअल मेमोरी के बारे में, कि आखिर वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। लास्टली हमें यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है फाइल्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल्स होता है उनका बेसिकली स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन, ये हम डिटेल में देखेंगे। और हमें पढ़ना है प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन से भी कई सारे क्वेश्चन अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट आपका हो गया पूरा का पूरा सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम का। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 को। आप सभी लोग टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और वहां पर जाकर के 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के बैच में इनरोल हो जाइए, जिसमें आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पे जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप 24/7 कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट बुक की जहां तक बात रही, जो एक रेड कलर का गैल्विन साहब का बुक आता है, आई थिंक अब रेड कलर का नहीं आता है, हम लोग के टाइम पे आता था। तो गैल्विन साहब का एक बुक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। वो बुक सबसे, मतलब सबसे बेस्ट तो नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है लाइक तनेनबम की है, या मान लिया जाए विलियम साहब की है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर लेना है या लाइब्रेरी से इशू कराना है, देन यू शुड प्रेफर गैल्विन।
ठीक है? तो गैल्विन का जो बुक हो, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का लें, वहाँ से पढ़ें। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। सभी लोगों को धन्यवाद।